हेलो दोस्तों, आज से हम अपने सफ़र की एक नई शुरुआत करते हैं। इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। तो पॉलिटी को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा मतलब जो टॉपिक हो सकता है वो प्रस्तावना हो सकती है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो सकता है। तो हम उसी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एक एक वर्ड के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये था हमारी भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना, जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। अब आगे हम इसके अर्थ को समझेंगे। एक एक मतलब जो भी संविधान में प्रयुक्त शब्द, मतलब जो भी संविधान में शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसके अर्थ को समझेंगे। सबसे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हुआ है हम भारत के लोग से। तो समझेंगे कि इसका हम भारत के लोग से शुरू करने का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है तथा भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। मतलब कि भारतीय संविधान ने शक्ति का मुख्य स्रोत भारत की जनता को बताया है। फिर दूसरा शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता से आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण अर्थात निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम अपने जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए हम ही सबसे सर्वोपरि हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं होता है। जैसे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने डिसीजन लेने के लिए मतलब कैपेबल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिस पे कि हम संप्रभु होते हैं अपने डिसीजन को लेके। फिर दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का आशय है ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। अर्थात उत्पादन के साधनों पे किसी एक व्यक्ति का नहीं अपितु पूरे समाज का अधिकार हो। फिर अन्य शब्द आता है पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्ष राज्य से आशय है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अर्थात जो भी राज्य है वो किसी भी धर्म के अनुसार, धर्म के साथ संविधान के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कोई भी राज्य कर सकता है। राज्य से आशय यहाँ पे सरकार से है कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म को अधिक आदर और किसी भी धर्म को निरादर नहीं कर सकती। सभी धर्म को वो समान भाव से देखेगी। और पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख संविधान में शुरू में नहीं किया गया था, लेकिन संविधान के जब 42वें संविधान संशोधन किया गया, संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार इसमें जोड़ा गया। संविधान के निर्माता ही ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो कि पंथ निरपेक्ष हो, लेकिन उन्होंने संविधान में उल्लेख नहीं किया था, बाद में उसे जोड़ा गया था।
इसलिए संविधान में उन्होंने कुछ कुछ प्रावधान ऐसे किए थे जिसमें कि अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उन्होंने जोड़ा था। लेकिन उसमें मतलब क्लियर तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन जब संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो ये संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। फिर आता है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द को बृहत रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। मतलब जो भी संविधान में ये दिए गए हैं कि व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा और उनके कानून की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो लोकतांत्रिक लक्षण के ही स्वरूप हैं। फिर आता है अगला शब्द गणतंत्र। प्रस्तावना में गणतंत्र या गणराज्य दोनों एक ही शब्द होता है का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत गणतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र होते हैं, जिसमें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया। मतलब गणतंत्र दो प्रकार का होता है, वंशागत गणतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र। लेकिन हमने भारतीय संविधान में जो प्रयोग किया है वो लोकतंत्रीय गणतंत्र का किया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं, मतलब कि इसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमुख हो गए प्रधानमंत्री और अप्रत्यक्ष प्रमुख हो गए राष्ट्रपति। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, तथा दूसरी बात यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खुला रहता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता और ना ही उनसे किसी विशेषाधिकार, ऐसा नहीं है कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्यालय में गया तो उसे मतलब ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे और जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं उसे कम प्राप्त होंगे। जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं देखा गया। जब भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जाता है तो उसे अधिक मतलब वहाँ ऑफिस में उसे ज़्यादा मान्यता मिलती है और उसके काम को ज़्यादा जल्दी किया जाता है। वहीं जबकि एक आम जनता जाती है तो उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। जैसे कि इसमें जो इमेज है इसमें देखिए इक्वल जस्टिस की बात की गई है, सॉवरेंटी की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ रिलीजन की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा स्वतंत्रता। मतलब अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से लिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता दे दी गई है तो आप मतलब पूरे तरीके से स्वतंत्र हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो, किसी भी को भी चोट पहुंचा सकते हो, क्योंकि उसे भी आप अपनी स्वतंत्रता मान सकते हो। यही मेरे पास मतलब वो है, हर काम को करने की लिबर्टी मिली हुई है। लेकिन ये तो गलत होगा, क्योंकि आपको लिबर्टी तभी तक मिली हुई है जब तक आप दूसरे की मतलब स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हो। अगर आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता का हनन कर रही है तो उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। फिर अगला तथ्य है न्याय। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, जो कि हमने देखा था। और उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसे किसी भी मतलब सामाजिक भेदभाव की सामाजिक
दृष्टि से उसके साथ भेदभाव किया जाएगा कि अगर वो गोरा है तो उसे ज़्यादा अवसर मिलेंगे, या वो पुरुष है तो उसे ज़्यादा अवसर मिलेंगे। संविधान ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर अगला बात है आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय से आशय है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो। जैसे कि समाजवादी का था, वही है आर्थिक न्याय का, कि मतलब ऐसा ना हो कि धन संपदा केवल कुछ सीमित हाथों में है, जैसे कि अभी है, जैसे पूंजीवाद का जन्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय का कुछ हद तक शोषण ही है। फिर बात आती है राजनीतिक न्याय का। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, चाहे वो एक आम जनता हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा आदमी या नेता अभिनेता हो। सबको मतलब सरकार तक बात पहुंचाने का अधिकार है। फिर बात आती है समता। भारतीय प्रस्तावना में समता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उसका आशय है कि हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान की जाएगी, जिसका आशय है कि समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति का समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। फिर अगला आता है बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो आज हमने प्रस्तावना की सभी जो भी प्रस्तावना में शब्द प्रयोग हुए थे उसके अर्थ को समझा। अब कल हम इससे रिलेटेड जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। और अभी आपको पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, जो कि अभी बगल में पूजा हो रहा है उसकी वजह से आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। अभी कुछ दिनों तक ये आप लोग को झेलना होगा, जिसमें ना हम आप कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। आपको जो भी असुविधा है उसके लिए हम खेद हैं। धन्यवाद। और आपसे सहयोग की उम्मीद है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।